एपिसोड 18। सेंडू को अपने मालिक करमचंद पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो उसके सामने अपने गुस्से का इजहार भी नहीं कर सकता था। वो करमचंद का एक वफादार आदमी था। पहले वो एक पहलवान था, लेकिन वो ऐसा पहलवान था जिसने देसी वर्जिशों के साथ बदेसी वर्जिशें भी कर रखी थी। इसके अलावा वो लड़ाई भिड़ाई के चंद जदीद तरीकों से भी वाकिफ था। शायद इसीलिए वो अकेला 10 आदमियों पर भारी पड़ जाया करता था। करमचंद ने बहुत सोच समझकर उसका इंतखाब किया था और उसे अपने घर का मुहाफिज बना लिया था। इस बात को एक अरसा गुजर गया था और सेंडू इसके बाद बस करमचंद का ही होकर रह गया था। वो उसके इशारों का मुंतजर रहता था। वो करमचंद की खातिर शेर के जबड़े में भी हाथ डालने को तैयार हो जाता था। उसे करमचंद के मशागिल और उसके कानूनी और गैर कानूनी धंधों से कोई सरोकार नहीं था। वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वो सिर्फ इतना जानता था कि कोई उसके बॉस की तरफ टेढ़ी निगाह से ना देखने पाए, कोई उसके बॉस पर हावी होने की कोशिश ना करे, और उसे इस बात की खुशी भी थी कि करमचंद भी उसके मिजाज का आदमी था। वो किसी को अपनी खातिर में नहीं लाता था। उसके सामने इंसानों की कोई अहमियत नहीं थी। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को हमेशा खौफजदा रखता था, और सेंडू के लिए ये सब बहुत हिजान खेज और पुरजोश था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सेंडू अपने बॉस के नरम रवैये की वजह से उलझा हुआ था। ये नरम रवैया बॉस ने उस शहर में आने वाले 2 आदमियों के लिए अपना रखा था, जिनमें से एक का नाम दावर और दूसरे का अब्दुल था। सेंडू को यह मालूम हुआ था कि उसका बॉस खास तौर पर दावर से कुछ दब रहा है। ये बात उसके लिए नाकाबिले फहम थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका बॉस दावर को भी मार पीट कर ठंडा कर दे, लेकिन ना जाने क्यों करमचंद उसे तरह दिए जा रहा था। सेंडू ने यह सब बातें खास तौर पर मालूम करने की कोशिश नहीं की थी, बस उसे इत्तेफाकन मालूम हो गया था। उसने ये जान लिया था कि दावर नाम के उस आदमी ने एक ही रात में उसके बॉस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा डाला है, और शायद इसी बात से खौफजदा होकर उसका बॉस दावर के आगे झुकने लगा है। झुकाव की एक मद अमरी तो उसके बॉस की थी, लेकिन सेंडू ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था कि वो उस शख्स को जरूर मजा चखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने दावर को अभी तक देखा नहीं था, बस उसका नाम ही सुना था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वो किस शक्ल सूरत का आदमी है, रहता कहाँ है। उसने ये सोच लिया था कि वो बॉस के किसी साथी से दावर का हुलिया मालूम करेगा, बॉस से किसी बहाने कुछ देर की छुट्टी लेगा और दावर को मजा चखाकर वापस आ जाएगा। करमचंद ने उसे अपनी कोठी के हाथे में एक खूबसूरत सा फर्नीचर से आरास्ता क्वार्टर बनवा कर दे रखा था। सेंडू वैसे भी एक तन्हा इंसान था, और इस तन्हाई ने उसे शबे बेदारी का आदी बना दिया था। उसकी जिम्मेदारी में यह शामिल नहीं था कि वो रात को करमचंद के मकान की चौकीदारी भी करता रहे, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर था। इसीलिए वो रातों को उठकर उस मकान के अहाते के कई चक्कर लगाता और फिर अपने क्वार्टर में आकर लेट जाता। हस्बे मामूल वो उस रात भी अहाते का चक्कर लगा रहा था कि उसने गेट के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई शख्स गेट से बाहर खड़ा था। ये इत्तेफाक था कि उस रात चौकीदार छुट्टी पर गया था और करमचंद को कुत्ते पालने का शौक नहीं था। सेंडू अभी ये सोच ही रहा था कि इतनी रात का इस तरह गेट पर आने वाला कौन हो सकता है कि आने वाले ने जोर जोर से गेट को थपथपाना शुरू कर दिया। आने वाला को मुलाकाती लग रहा था। कौन है? उसने गेट के पास जाकर पूछा। क्या चाहिए तुम्हें? गेट खोलो, मुझे इस वक्त तुम्हारे करमचंद से मिलना है। बॉस इस समय सो रहा है, ये मिलने का समय नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। ये मैं नहीं जानता। अगर तुम्हारा बॉस सो रहा है तो उसको जगा दो जाकर, अगर जाग रहा है तो उठा कर ले आओ, और याद रखो अगर तुमने देरी की या कोताही की तो नुकसान की जिम्मेदारी तुम पर होगी, समझे? सेंडू उलझन में पड़ गया। यकीनन वो आदमी इतनी अहमियत वाला होगा जो इतने धड़ल्ले से बॉस को नींद से जगाने की बात कर रहा था। ठीक है, मैं गेट खोल रहा हूँ, सेंडू ने कुछ सोचते हुए कहा और गेट खोल दिया। आने वाला एक तवील कामत सेहतमंद आदमी था। उसकी आंखें बहुत चमकदार थी। सेंडू ने ऐसी आंखें नहीं देखी थी जो बराह रास्त दिल में उतरती महसूस होती हों। अपना नाम बताओ, मैं बॉस को उठाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम्हें उसे उठाकर लाना है। मेरे पास समय नहीं है। अपना नाम तो बताओ। उससे जाकर बोलो कि दावर इसी समय उससे मिलना चाहता है। दावर? कौन दावर? तुम वही तो नहीं हो जो बम्बई से यहाँ आया है? हाँ वही हूँ मैं, पर क्यों? क्या काम है तुम्हें मुझसे? लेकिन सेंडू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने किसी तनखूब भैंसे की तरह दावर को टक्कर दे मारी। दावर इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और झाड़ियों से उलझकर एक तरफ गिर गया। उसके गिरते सेंडू ने उस पर छलांग लगा दी। उसे अपने बॉस के जहन से उस शख्स के खौफ को दूर करने का मौका मिल गया था, और वो इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहता था। वो पहले हमले में दावर पर छाकर रह गया था। उसने अपने मजबूत सीने और जिस्म की मदद से दावर को रगड़ के रख दिया। फिर उसके दोनों हाथ दावर के गले की तरफ बढ़े, और उसी वक्त दावर ने अपने दोनों पैर उठाकर उसकी गर्दन में कैंची डाल दी। सेंडू ने आगे की तरफ जोर लगाया और दावर ने उसे पीछे की तरफ झटका दिया। झटके की वजह से सेंडू उसके सीने पर नहीं रह सका।
वो घुटी घुटी सी आवाज निकालकर खुद भी एक तरफ लुढ़क गया। दावर एक झटके से खड़ा हो गया। उसने सेंडू के सीने पर एक ठोकर रसीद कर दी। फिर दूसरी ठोकर मारनी चाहिए कि सेंडू ने एन वक्त पर करवट बदल ली। दावर का दूसरा वार खाली गया। सेंडू ने उचककर उसका लहराता हुआ पैर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दावर लड़खड़ाकर उसी के ऊपर ढेर हो गया। सेंडू को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर कोई चट्टान गिर पड़ी हो। उसने दावर को उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दावर इस बार उससे चिमट ही गया था। उसने एक जोरदार घूंसा सेंडू के जबड़े पर रसीद कर दिया। फिर झटके से खड़ा हुआ और उसकी पिंडली में एक ठोकर मारी। उसी बर्क रफ्तारी के साथ उसकी दूसरी ठोकर सेंडू के सर पे लगी, फिर तीसरी ठोकर पेट पर, और उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसी लम्हे मकान के बरामदे में लोगों की बोलने की आवाज आने लगी। सेंडू की चीखें सुनकर अंदर से लोग निकल आए। उन लोगों के हाथों में राइफलें दबी थी, और उन्हीं लोगों के दरमियान करमचंद भी था, जिसने खुद भी एक बंदूक उठा रखी थी। दावर जानता था कि ये लोग हालात का जायजा लिए बगैर गोलियां नहीं चलाएंगे, इसीलिए वो सेंडू की तरफ मुतवज्जो रहा, जो अपने आधे धड़ को उठाए फिर कराकर लेट जाता। वो शदीद तकलीफ में मालूम होता था। मकान के अंदर से आने वाले सब राइफलें हिलाते हुए उन दोनों के गिर्द जमा हो गए। दावर अब सेंडू को छोड़कर एक तरफ हट गया था। दावर, तुम यहाँ, ये चक्कर क्या है? करमचंद ने उसे पहचान लिया था। मुझे क्या मालूम, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। इस शख्स ने मेरे लिए तुम्हारा गेट भी खोल दिया था। फिर जब मैंने अपना नाम बताया तो ये मुझ पर हमलावर हो गया। अब तुम इसी से पूछो कि इसने मुझ पर हमला क्यों किया। करमचंद चंद लम्हों तक दावर की तरफ देखता रहा, फिर सेंडू की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो अब कराहते हुए उठकर बैठ गया था और बार बार अपनी गर्दन झटक रहा था। क्या बात थी सेंडू, तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया था? यह आपका दुश्मन है बॉस। मैंने ये सुना था कि तुम इससे डरने लगे हो, इसीलिए मैंने इस पर हमला कर दिया। पर अफसोस कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। इसने मुझ पर काबू पा लिया। अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता बॉस। जब मैं तुम्हारे दुश्मन को नहीं मार सकता तो मेरा रहना ना रहना बराबर है। ये आदमी तुम्हारा वफादार मालूम होता करमचंद, इसकी कदर करना। दावर ने लुकमा दिया। तुम भी बेवकूफ़ हो सेंडू। जब ये आदमी मुझसे मिलने के लिए आया था तो इसे आने देते। इस पर हमला करने को किसने बोला था? नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह ऐलान करके नहीं आया करते। अब उठो और अपने क्वार्टर में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। सेंडू उठ खड़ा हुआ, फिर उसने एक जहर आलूद निगाह दावर पर डाली और अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया, जबकि करमचंद के साथ आए हुए लोग अभी तक वहीं खड़े थे। वो तादाद में 4 थे और अपने हुलियों से ही खतरनाक मालूम हो रहे थे। उनके तेवर ये बता रहे थे कि वो सिर्फ करमचंद के इशारे के मुंतज़िर हैं, और सेंडू की तरह उनके दिलों में भी दावर के खिलाफ गुस्से और नफरत की आग भड़क रही है। दावर ने करमचंद की तरफ देखा और फिर ये देखकर चौंक पड़ा कि करमचंद की आंखों की कैफियत बदलती जा रही है। दावर उसके मकान में अकेला चला आया था और उसके आदमी उसे चारों तरफ से घेरे में लिए हुए थे। शायद करमचंद के लिए दावर को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आ सकता था। आंखों में चमक के साथ ही उसके चेहरे की रंगत भी बदलती जा रही थी। देखो करमचंद, मैं ये अंदाजा कर सकता हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रहे होगे, लेकिन अगर तुमने कोई हिमाकत की तो ये तुम्हारी गलती होगी। मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। करमचंद ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, मैं तो इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। मैं तुम्हें एक बार फिर आगाह कर देता हूँ, ये बात याद रखो, जब मैं तुम्हें अकेला दिखाई दूँ तो मुझे अकेला मत समझना। मेरा आदमी मेरे आसपास रहता है और वो कुछ भी करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। तुम अपनी मीटिंग में इसका तजुर्बा कर ही चुके हो। मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के तुम्हारे मकान में घुस आऊँ। इसीलिए आदमी बनो और इस किस्म के ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मुझे वक्त से पहले तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाते हुए अफसोस होगा। दावर ने कहा। करमचंद के साथ आए हुए आदमियों ने अपने गुस्से के इजहार के लिए राइफलें झटकी, लेकिन करमचंद उनकी तरफ पलट पड़ा। ठीक है, जाओ तुम लोग, हमारा कोई झगड़ा नहीं है इससे। दावर मुस्कुरा दिया। उसकी बेबाकी उसके काम आ गई, वरना उसने महसूस कर लिया था कि करमचंद के तेवर बदल चुके हैं और वो उसे एक ऐसा शिकार समझने लगा था जो खुद ही उसके जाल में आ फंसा हो। उसके आदमी एक तरफ चले गए। उनके जाने के बाद करमचंद दावर से बोला, अब बताओ क्या बात है, तुम इतनी रात गए मेरे पास क्यों आए हो? पहले मुझे ये बताओ कि क्या किराए के कातिल मार्लो से तुम्हारी बराह रास्त बात हुई थी? मेरा मतलब है, तुमने कभी उसकी खिदमत हासिल की है? मार्लो से? तुम मार्लो को कैसे जानते हो? इस समय उसका जिक्र कहाँ से आ गया? वो मुझे हलाक करने आया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लगता है कि उसकी मौत ही उसे घेर कर मेरे पास लाई थी। इतना कहकर उसने करमचंद पर निगाहें जमा दी, लेकिन करमचंद के चेहरे पर सिवाय हैरानी के और कोई तासुर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो भी ये खबर सुनकर परेशान हो गया हो। तुम्हारा क्या विचार है कि मैंने मार्लो को तुम्हारे पास भेजा होगा? नहीं, मेरा ये विचार नहीं है।
इसी लिए तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी तंजीम का और कौन सा आदमी मार्लो से काम लेता था। वो तीनों ही काम लेते थे। मुझे भी 2-3 बार मार्लो से काम लेने की ज़रूरत महसूस हुई थी और मैंने ही उन तीनों की मार्फत उससे रब्ता किया था। कौन तीनों, ज़रा खुल कर बताओ, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रहा हूँ। हमारी तंजीम में 3 आदमी और भी हैं। सामने वाले 3 आदमी जिनके बारे में तुम जानते हो, उनकी हैसियत महज कारिंदों की है, जबकि मेरे बाद दरअसल 3 और आदमी हैं। उनमें एक पटवारी है जो मंशियात को कंट्रोल करता है, दूसरा मनमोहन है जो उरिया फिल्मों और रसाइल को संभालता है, और तीसरा रोशन है जो जुआ खानों का निगरान है। तुम्हारी तंजीम के मनोहर, आनंद लाल और प्रकाश मेहरा की क्या हैसियत है? ये तीनों बज़ाहिर इन कारोबारों के मालिक हैं, लेकिन दर हकीकत वो उन तीनों के मातहत हैं और उन सबों से बुलंद मेरी हैसियत है। तुमने भी अच्छा खासा गोरख धंधा कायम कर रखा है, और शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जो तंजीम जितनी सादा होगी उस पर कंट्रोल करना इतना ही आसान होगा। बहरहाल, अब तुम ये अच्छी तरह जान लो कि उन तीनों में से ही कोई एक ऐसा भी है जो तुम्हें रास्ते से हटाकर इस तंजीम पर कब्जा करना चाहता है, और तुम्हें अपनी बका के लिए उसका पता चलाना होगा। करमचंद ने होंठ भींच लिए। उसके अंदाज से ऐसा जाहिर होता था जैसे उसे दावर की बातों पर यकीन आ गया हो। तो फिर मैं क्या करूं? उसने सरगोशी की। अगर तुम्हारी बात सही है तो ये लोग मेरे लिए तुमसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि तुम खुले हुए दुश्मन हो और ये लोग छुपे हुए हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम उनका पता चलाओ, क्योंकि उनकी शनाख्त जहाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वहाँ मेरे लिए भी ज़रूरी है। क्यों? तुम्हारे लिए क्यों? इसलिए कि शायद उसी आदमी ने मुझे तुम्हारा दुश्मन बनाने के लिए मेरे 2 लाख रुपए हजम कर लिए, ताकि मैं तुमसे भिड़ जाऊं और हम दोनों में से कोई एक तबाह हो जाए। शायद तुम ठीक कहते हो, यह हरकत उसी की मालूम होती है, पर सवाल यह है कि उसका पता कैसे चलेगा। तुम उन तीनों के पते मुझे बता दो, मैं खुद ही उन्हें देख लेता हूँ। इसके अलावा तुम मुझे ये बताओ कि क्या इस शहर में कोई ऐसी बासर शख्सियत है जो तुम्हारे खेल को बिगाड़ सकती है? ऐसा तो कोई नहीं, अलबत्ता मौजूदा मेयर हमारे कामों में रखने डाल सकता है, क्योंकि हमने उसके मुकाबले के लिए अपना एक आदमी खड़ा कर दिया है। अरे हाँ, एक बात याद आई, पटवारी के ताल्लुकात मौजूदा मेयर से बहुत अच्छे हैं। हो सकता है वो दोनों, यकीनन वही पटवारी तुम्हारे रास्ते की दीवार बनने वाला है। दावर ने उसकी बात काटी। और वो ये सब कुछ मौजूदा मेयर के ताउन से कर रहा है। अब ये मामला मेरा है, मैं तुम्हारे उस पटवारी और मौजूदा मेयर को देख लेता हूँ। करमचंद ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दावर वापसी के इरादे से गेट की तरफ बढ़ चुका था। बलराम की आंख ठीक वक्त पर खुली थी। वो वैसे भी जल्दी बेदार होने का आदी था और आज उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए जाना था। उसने अपनी सारी तैयारी रात को ही कर रखी थी। प्रोग्राम यह था कि बलराम के दोस्त ठीक 9 बजे गाड़ी लेकर उसके पास आ जाएंगे और वो अपने हिस्से का सामान समेटकर उनके साथ हो लेगा। पुलिस की नौकरी छोड़ देने के बाद बलराम के लिए ऐश ही ऐश थे। वो भोजनगर नामी गांव का पहला आदमी था जो पुलिस में भर्ती हुआ था, और वो भी पूना जाकर। उसके वालिदैन और गांव के लोगों के लिए ये बहुत इज्जत की बात थी। उनके विचार के मुताबिक पुलिस का हर आदमी राजा से कम नहीं होता। जिसको चाहा मार पीट कर बंद कर दिया, जिसको जी चाहा छोड़ दिया, और जिधर से गुजरे लोगों पर दहशत बैठती चली गई। बलराम भी अपनी इस पुलिस वाली हैसियत से बहुत मुतमईन था। पूना अगरचे बड़ा शहर था, लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि वहाँ उसे ज्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। छोटे छोटे चोर और जेबकतरे होते थे और वो उन पर काबू पाकर उन्हें कानून के हवाले कर देता था। उसने पूना में करमचंद और उसकी खतरनाक तंजीम के बारे में भी सुन रखा था, लेकिन उसका वास्ता कभी करमचंद या उसके आदमियों से नहीं पड़ा था। इसीलिए उसने उस गुरोह की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। पूना में उसका साथी शाम भी था, जो उसी की तरह खुद भी एक पुलिस वाला था। वो दोनों एक साथ ही रहते थे। बलराम की तरह शाम की जिंदगी भी बड़े आराम से गुजर रही थी। अभी तक उन दोनों को किसी बड़ी वारदात से वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन एक रात स्वामी जी के मंदिर के अहाते में एक बड़ी वारदात उनके सामने ही हो गई। उस रात वो बम्बई से आए हुए 2 आदमियों का ताक़ुब करते हुए मंदिर के अहाते में दाखिल हुआ था। शाम भी उसके साथ था। उनके साथ उलझन ये थी कि अंधेरे की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था, अलबत्ता गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। उन दोनों आदमियों के ताक़ुब में करमचंद के आदमी भी लगे हुए थे, और शायद वो दोनों करमचंद के आदमियों से भिड़े हुए थे। इसीलिए हंगामा हो गया था। गोलियां चल रही थी और भागदौड़ मची हुई थी। फिर इसी अफरा तफरी में शाम उससे अलग हो गया। वो अंधेरे में किसी तरफ चला गया। उसके जाने के बाद उसने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद उसने एक पुलिस वाले को कुछ फासले पर दौड़कर एक तरफ जाते देखा। उस वक्त बलराम की समझ में नहीं आ सका कि उसके और शाम के अलावा और कौन पुलिस वाला इस अहाते में मौजूद है। लेकिन बाद में जब शाम बेहोश और बगैर लिबास के पड़ा मिला
तो ये पता चला कि उन दोनों में से किसी ने उसे बेहोश करके उसकी वर्दी पहन ली और भाग निकलने में कामयाब हो गया। ये बात अगरचे ज्यादा शर्मिंदगी और उलझन की नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस की मुलाजमत से बलराज का जीव चाट हो गया। खास तौर पर उससे शाम की हालत देखी नहीं जाती थी। वो नफ्सियाती और जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। बलराम ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जहनी कैफियत ही बदल गई थी। बिला आखिर बलराम की उकताहट इतनी बढ़ी कि उसने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसका इस्तीफा बड़ी मुश्किलों से मंजूर हुआ, लेकिन यही बहुत था कि उसकी जान छूट गई थी। फिर वो सीधा गांव वापस आया, जहां अभी भी उसके लिए बहुत काम पड़ा था। वो अपने बाप दादा की तरह खेती बाड़ी तो कर ही सकता था। गांव के लोगों ने उसे नौकरी छोड़ देने पर बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन बाद में सब खामोश होते चले गए और जिंदगी अपने मामूल पर आ गई। बलराम ने गांव में ही अपने साथी श्याम की मौत की खबर सुनी। उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अखबार में तो श्याम की तस्वीर भी छाया हुई थी। अखबार वालों ने स्वामी जी के मंदिर में होने वाली वारदात का हवाला भी दिया था। अखबार के मुताबिक श्याम को यकीनन कोई ऐसी बात मालूम थी जिसकी वजह से उसे हलाक कर दिया गया था, ताकि वो किसी और को कुछ ना बता सके। दूसरी तरफ उस कत्ल का शुबा बम्बई से आने वाले दोनों आदमियों पर जाहिर किया गया था। ये वही आदमी थे जो स्वामी जी के मंदिर से श्याम की वर्दी उतारकर फरार हो चुके थे। बात चाहे कुछ भी हो, बलराम का दोस्त पूना में हलाक कर दिया गया था, और उस वक्त बलराम ने इस बात पर शुक्र अदा किया था कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ चुका है, वरना उसका भी वही हशर होता। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, वहां कोई भी नहीं था, और ना ही उसके दोस्तों की वो गाड़ी नजर आ रही थी जो उन लोगों को पिकनिक पर ले जाने वाली थी। वैसे भी उन लोगों के आने में देर थी। फिर ये कौन हो सकता था? आजकल उसके परिवार वाले एक शादी में शिरकत के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ दरवाजे पर आया और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। उसका हुलिया शहरी लोगों जैसा था। उसके हाथ में एक थैला था। क्या बात है भाई, किससे मिलना है? मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पुलिस के साथी श्याम ने अपनी मौत से कुछ दिनों पहले मुझे कुछ चीज़ें दी थी और ये कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये चीज़ें तुम्हारे हवाले कर दूँ। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा पता लगाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। अजनबी ने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। बलराम उसे हैरत से देखता रहा। हाँ बताओ, श्याम ने क्या दिया मेरे लिए? अजनबी ने अपने थैले में हाथ डाला। फिर उसका हाथ जब बाहर आया तो उसमें एक पिस्तौल दबा था। ये क्या है? क्या श्याम ने मुझे पिस्तौल दिया था? नहीं, ये पिस्तौल तो इसलिए है कि अगर श्याम ने तुम्हें कोई बात बता दी है तो वो बात तुम्हारे सीने से बाहर ना जा सके। बलराम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। अजनबी ने ट्रिगर दबा दिया। ये के बाद दीगरे 2 गोलियां उसके पिस्तौल से निकली और बलराम के सीने में बेबस हो गई। उसके सीने से खून का फव्वारा फूटा और वो अपने ही लहू में नहाता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। भाटिया एक मौका परस्त आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ तोड़ में गुजार दी थी। वो और किसी बात से फायदा उठाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो पूना का ही रहने वाला था और पूना में रहकर उसने दौलत हासिल की थी, इक़्तिदार हासिल किया था और अब शहर का मेयर था। ये एक ऐसा होता था जो उसकी गर्दन को ऊंची रखने के लिए बहुत था। उसकी गर्दन अपने से कमतर लोगों के सामने उठी रहती थी, जबकि खुद से आला और बर्तर लोगों के सामने इस तरह झुक जाती जैसे उसमें स्प्रिंग लगी हो। शहर में मेयर के इंतखाबात का फिर जोर था। उसके मुकाबले में 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, लेकिन वो दोनों ही नातजुर्बेकार और नौजवान थे, जबकि भाटिया ने ज़माने भर के तजर्बात अपने जहन में समेट रखे थे। वो बड़ी आसानी से उन दोनों को अपने जोड़ तोड़ के जरिए शिकस्त दे सकता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि उनमें से एक उम्मीदवार को दर पर्दा करमचंद की हिमायत हासिल थी। भाटिया करमचंद के मुतालिक जानता था कि वो किस किस्म का आदमी है और उसके वसाइल कैसे हैं। वो एक ज़माने में खुद भी करमचंद का आदमी रह चुका था। उसने करमचंद के वसाइल से फ़ायदा उठाया था, अपनी मनमानी की थी। फिर उसके और करमचंद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, क्योंकि बाज़ औक़ात उसे ऐसा लगता था जैसे करमचंद उसके इख्तियारात में दखल देने लगा है। वो करमचंद के सामने तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन दिल ही दिल में वो उससे बरगश्ता होता चला गया और उनके दरमियान एक गहरी खलीज हायल हो गई। ये सूरत हाल जहाँ करमचंद के लिए नुकसानदेह हो सकती थी, वहाँ भाटिया के लिए भी परेशान कुन थी, क्योंकि करमचंद की अदम तवज्जो ने उसके माली वसाइल कम कर दिए थे। उसे इंतखाबात के लिए एक कसीर रकम की ज़रूरत थी। उसका यह तजुर्बा था कि जो कि उम्मीदवार बहुत पैसे खर्च कर सके वही कामयाब भी हुआ करता है। फिर उसके शातिर जहन में एक तरकीब आई। उसने एक ख़ास आदमी से साजबाज कर ली। उस आदमी से साजबाज के बाद अंदरूनी तौर पर उसकी पोजीशन बहुत मजबूत हो गई। एक तो उसे खर्च करने के लिए रकम मिल रही थी और दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा था। उस आदमी के अपने कारिंदे थे जिनका इल्म करमचंद को था
और भाटिया जानता था कि वो शख्स करम चंद को हटाकर खुद ही तंजीम का सरबराह बनने के ख्वाब देख रहा है और इस मकसद के हुसूल के लिए उसने कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन भाटिया को उस आदमी के इरादों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो खुद भी मेयर रहने के बावजूद इस किस्म के ख्वाब देखता रहता था। उसके अंदर भी इस तंजीम की सरबराही की ख्वाहिश छुपी हुई थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस तंजीम की सरबराही मेयर के ओहदे से भी बड़ी चीज़ है। उन दिनों एक वजीर की वजह से भाटिया बहुत मसरूफ था। उस वजीर का नाम कृष्णा था। वो पूना में एक बड़ी दुकान का इफ्तिताह करने के लिए आने वाला था। इफ्तिताह के साथ साथ उसे कई और समाजी तकरीबात में शिरकत करना थी। भाटिया के लिए इस किस्म के मौके बहुत अहमियत रखते थे, क्योंकि एक मेयर होने की वजह से वो वजीरों के साथ साथ रहता था और देखने वालों पर उसकी शख्सियत का रोब पड़ता रहता था। लोगों को यकीन होने लगता कि भाटिया को वजीरों की हिमायत भी हासिल है, इसीलिए आइंदा भी उसके मेयर रहने के इम्कानात हैं। वजीर के आने की तकरीब अगरचे बहुत सादा सी थी, लेकिन भाटिया के लिए इतना ही बहुत था कि इस तकरीब में बहुत से अखबारी नुमाइंदे और फोटोग्राफर भी आए हुए थे, जो हर जाविये से तस्वीर ले रहे थे। मेयर होने की वजह से भाटिया ही को इस्तकबाल करना था, इसीलिए जब उसने फोटोग्राफर्स को देखा तो उसके होठों के दहाने फैल गए। उसने लपक कर कृष्णा का हाथ थाम लिया और जोर जोर से झुलाने लगा। इस तरह वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों के दरमियान बहुत गर्मजोशी पाई जाती है। इसके अलावा उसने ये तहैया कर लिया था कि वो उस वक्त तक कृष्णा के हाथ को नहीं छोड़ेगा जब तक उन दोनों की कई तस्वीर ना उतार ली जाए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है जनाब, उसने कृष्णा के हाथ को झुलाते हुए कहा। हाँ, मेरा भी यही हाल है, कृष्णा ने सपाट लहजे में कहा। यह अंदाजा नहीं हो रहा था कि उसने भाटिया की इस हरकत से कोई बेजारी महसूस की हो। उन दोनों के अक़ब में मुहाफिज भी खड़े थे। बज़ाहिर उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, लेकिन भाटिया जानता था कि उनमें से हर एक के पास कोई ना कोई मौलिक हथियार ज़रूर होगा। ये मुहाफिज वजीरों की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते थे और ये लोग अपने काम में बहुत महारत रखते थे। रस्मी कार्रवाई के बाद ये लोग गाड़ी की तरफ बढ़ गए। स्याह रंग की वो शानदार गाड़ी वजीरों ही के इस्तेमाल के लिए लाई जाती थी। गाड़ी के आगे 2 अदद मुसल्लह मुहाफिज मोटरसाइकिलों पर बैठे थे। बावर्दी ड्राइवर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए दरवाज़ा खोले एक तरफ खड़ा था। वजीर के साथ उसका सेक्रेटरी भी था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। गाड़ी के पास आकर सेक्रेटरी अगली सीट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि यही दस्तूर था, जबकि भाटिया और कृष्णा पिछली सीट पर बैठ गए। उनके बैठते दरवाज़ा बंद कर दिया गया और गाड़ी झटके के साथ आगे बढ़ गई। उनके साथ साथ मुसल्लह मुहाफिज भी चल रहे थे। आप बताओ, मुझे क्या क्या करना है? कृष्णा ने थके हुए अंदाज में अपने सेक्रेटरी से दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी ने उसकी बात सुनते जल्दी से अपनी डायरी खोल ली और डायरी पर लिखे हुए प्रोग्राम पढ़कर सुनाने लगा। सबसे पहले तो आपको ऊषा स्टोर की ओपनिंग करनी है। इसके बाद एक समाजी इदारे की तरफ से शाम की चाय है। फिर रात के वक्त जनरल अस्पताल में डॉक्टरों की तकरीब है, जिसमें आपको तकरीर करनी है। बस आज रात तक का यही प्रोग्राम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। कृष्णा ने थके थके अंदाज में सीट से अपना सर टिका लिया। मेयर ने इस मौके पर कृष्णा से कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। उपदेश भवन करीब आता जा रहा था, जिसकी 4थी मंजिल पर शहर की सबसे बड़ी और खूबसूरत दुकान खोली गई थी। ये एक किस्म का सुपर स्टोर था, जिसका मालिक गणेश नामी एक मोटा ताज़ा और 1200 आदमी था। इसीलिए उसने अपनी दुकान के इफ्तिताह के लिए एक वजीर को मदऊ किया था। उपदेश भवन के पास आकर गाड़ी रुक गई। भाटिया ने यहाँ पहुंचकर इत्मीनान का गहरा सांस लिया। गाड़ी रुकते ही चाको चौबंद मुहाफिजों ने आगे बढ़कर उन लोगों को अपने हिसार में ले लिया। इमारत के दरवाजे पर भी बहुत से मुसल्लह मुहाफिज दिखाई दे रहे थे। उनके दरमियान गणेश हाथ थामे खड़ा था। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और वो तीनों गाड़ी से नीचे उतर आए। गणेश ने आगे बढ़कर हार कृष्णा के गले में डाल दिया। गणेश के मैनेजर ने दूसरा हार भाटिया को पहना दिया। रस्मी सी गुफ्तगू के बाद ये लोग लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट के अंदर भी 2 अदद मुहाफिज खड़े थे। लिफ्ट में सिर्फ 5 आदमियों की गुंजाइश थी, इसीलिए भाटिया, कृष्णा के अलावा गणेश भी उनके साथ ही लिफ्ट में सवार हुआ और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। बाहर खड़े हुए कुछ लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए और कुछ लिफ्ट की वापसी का इंतजार करने लगे। उन्हें 4थी मंजिल तक जाना था, जहां गणेश का सुपर स्टोर था, लेकिन ना जाने क्यों वो लिफ्ट 3री मंजिल पर एक झटके से इस तरह रुकी जैसे उसके निज़ाम में कोई खराबी हो गई हो। सब चौंक पड़े, लेकिन इस इत्तेफाक को कोई अहमियत नहीं दी गई। लिफ्ट के रुकते ही लिफ्ट के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक को सुनकर दोनों मुहाफिज होशियार हो गए। उन्होंने उलझी हुई निगाहों से भाटिया और कृष्णा की तरफ देखा। ना जाने क्या चक्कर है, कौन लोग हो सकते हैं ये? गणेश ने कहा। दरवाजा खोल दो, कृष्णा ने एक मुहाफिज से कहा। मुहाफिज ने दरवाजा खोलने के लिए बटन पर उंगली रख दी। दरवाजा एक तरफ हट गया। फिर पुलिस के 2 आदमियों को देखकर उन लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया। क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों दिखाई दे रहे हो? भाटिया ने पूछा। एक गड़बड़ हो गई है जनाब।
लंबे कद वाले ने जल्दी से कहा, मंत्री जी के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा हो गया है, आप लोग लिफ्ट को दोबारा नीचे ले जाएं। और भाटिया साहब प्लीज आप हमारे साथ आ जाएं, जल्दी करें। आखिर क्यों, कैसा खतरा? ये लिफ्ट नीचे क्यों जाएगी और तुम लोग भाटिया जी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? कृष्णा ने तेज लहजे में पूछा। सर, इस समय हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जरा सी देर से मामला खराब हो सकता है। हम आपकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप भाटिया साहब को हमारे साथ आने दें और खुद गार्ड के साथ नीचे चले जाएं, इसी में बेहतरी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं भाटिया जी के साथ ही रहूंगा। उन दोनों पुलिस वालों ने एक दूसरे को मायने खेज नजरों से देखा। फिर इससे पहले कि लिफ्ट में मौजूद मुसल्ला मुहाफिज कुछ समझ सकते, उन दोनों ने अपनी जेबों से पिस्तौल निकाल लिए और फिर स्फूर्ति के साथ उनमें से एक ने पिस्तौल का रुख कृष्णा की तरफ कर दिया, जबकि दूसरे ने भाटिया की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया। हम भाटिया को अपने साथ लिए जा रहे हैं, अगर किसी ने होशियारी दिखाई तो यहीं पर हलाक कर दूंगा। आओ बाहर आ जाओ तुम। दोनों मुहाफिज दिल मिलाकर रह गए, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि वो भाटिया को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस शख्स के लहजे से यह जाहिर हो रहा था कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर अमल भी कर सकता है। सबसे ज्यादा खस्ता हालत भाटिया की हो रही थी। उसके अगर बस में होता तो वो कृष्णा के पीछे जाकर छुप जाता। जल्दी करो, अपन के पास टाइम खल्लास हो गया, वरना साला तेरी खोपड़ी में सुराख कर देगा। इसके साथ ही लंबे कद वाले ने हाथ बढ़ाकर भाटिया को एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। भाटिया के बाहर आते ही दोनों मुहाफिजों में से एक ने लपक कर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त उनके नजदीक मंत्री जी यानी वजीर कृष्णा की हिफाजत ज्यादा जरूरी थी, वो उसी के लिए तैनात किए गए थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही उन दोनों ने भाटिया को एक जाने भनकार दिया। वो लोग वाकई बहुत जल्दी में मालूम होते थे। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि अभी तक उस तीसरी मंजिल पर लिफ्ट की तरफ कोई नहीं आया था और किसी भी लम्हे किसी की आमद उनका काम खराब कर सकती थी। भाटिया की समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों ने आखिर किस तरह सब कुछ किया होगा, लेकिन उसे ज्यादा देर सोचने का मौका नहीं मिला। वो दोनों उसे धकेलते हुए उस मंजिल के एक ऐसे कमरे में ले आए जहाँ कोई नहीं था। शायद ये कोई दफ्तर था, क्योंकि उसमें रखा हुआ फर्नीचर जाहिर कर रहा था। जहाँ आते ही दूसरे आदमी ने जल्दी से दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया, जबकि लंबा वाला भाटिया की तरफ मुतवज्जो हो गया। इससे पहले कि भाटिया कुछ समझ सकता, लंबे वाला ने एक जोरदार घूंसा उसके पेट में रसीद कर दिया। भाटिया दोहरा हो गया। उसके दोहरा होते ही उसने एक लात उसकी कमर पे जमा दी। इस ठोकर ने भाटिया को उछाल दिया। वो किसी गेंद की तरह उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के आगे सितारे नाचने लगे। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी ठुकाई इसलिए की है ताकि तुमको ये एहसास हो जाए कि हम तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहे, समझे? तो तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम लोग? करमचंद का कोई आदमी तुम्हारे साथ है? लंबे कद वाले ने पूछा। भाटिया होठों पर जुबान फिर कर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उन दोनों की आमद का ये मकसद भी हो सकता है। उसके ख्याल में ये दोनों करमचंद के आदमी ही हो सकते थे। बताओ, वरना गला घोट कर मार दूंगा। भाटिया के जहन में उस वक्त बहुत से ख्यालात आ जा रहे थे। वो करमचंद के उस खास आदमी के बारे में झूठ भी बोल सकता था। उसने सोचा कि वो किसी और का नाम बता दे। आखिर इस शख्स को ये कैसे मालूम होगा कि उसने गलत बयानी से काम लिया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, लंबा वाला फिर बोल पड़ा। और हाँ, याद रखो, अगर तुमने झूठ बताया तो मैं वापस आकर तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, कितनी मुहाफिज तुम्हारे पास क्यों ना हो, मैं तुम्हें उनके दरमियान से खींच ले जाऊंगा। ये आदमी बहुत खतरनाक लगता था, इसलिए अब वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसका नाम तिवारी है। भाटिया ने अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। यह सुनते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक जचा तुला हाथ भाटिया की गर्दन पर रसीद कर दिया। इस ज़रब ने भाटिया को बेहोश कर दिया। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और वो फर्श पर लेट गया। उसके बेहोश होते ही लंबे कद वाले ने दूसरे से कहा, चलो अब जल्दी से कपड़े तब्दील कर लो, हमारे पास समय नहीं रहा। थोड़ी देर तो इस ड्रेस में रहने दो बॉस। साला अपन को तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन अभी अभी डीएसपी हो जाएगा। बॉस, ये वर्दी का भी साला कैसा नशा होता है ना। बस अब चल पड़ी तुम्हारी गाड़ी। मैं कहता हूँ वक्त नहीं है हमारे पास, हमारी तलाश शुरू हो गई होगी। ये दावर था। अब्दुल ने कुछ कहे बगैर उस कमरे के बराबर वाले कमरे में कदम रख दिए। कुछ देर बाद वो वापस आए तो उसके हाथ में उसके और दावर के लिबास थे। उन दोनों ने जल्दी जल्दी वर्दियां उतारकर अपने लिबास पहन लिए। इस काम से फारिग होकर उन्होंने बेहोश भाटिया को उठाकर दूसरे कमरे में डाल दिया। पुलिस की वर्दियां भी दूसरे कमरे में ले जाकर रख दी गईं। ये मंसूबा उन्होंने बहुत सोच समझकर बनाया था। करमचंद ने 3 आदमियों के नाम दिए थे, फिर शहर के मेयर भाटिया पर शुबा जाहिर किया था। दावर के ख्याल में असल आदमी का पता भाटिया ही बता सकता था। पहले तो उन लोगों ने यही सोचा था कि बारी बारी तीनों को देख लिया जाए,
लेकिन इस काम में बहुत देर लग सकती थी। इसीलिए उन्होंने भाटिया पर हाथ डालने का फैसला किया। लेकिन भाटिया के साथ ये मुश्किल थी कि वो तनहा दिखाई नहीं देता था। या तो वो किसी मीटिंग में उलझा रहता या फिर किसी तकरीब में मधु होता। उस वक्त भी उसके इर्द गिर्द उसके साथी मुहाफिज हुआ करते। ऐसी सूरत में उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दावर और अब्दुल ने भाटिया के घर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न हो सकी, क्योंकि उन दिनों भाटिया के यहाँ किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए बहुत से मेहमान आए हुए थे और उन मेहमानों की मौजूदगी में भाटिया पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। 2 दिन इसी सोच विचार में गुजर गए। वो लोग अभी तक पार्वती के घर में रह रहे थे। वो औरत उनके साथ हर किस्म का ताउन कर रही थी। उसने अभी तक उनके खिलाफ कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उन लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकती। इसके बावजूद दावर ने उस पर निगाह रखी हुई थी। उसने अब्दुल को उसके साथ लगा दिया था। वो बावर्ची खाने में भी उसके साथ जाया करता। दूसरी तरफ रघुनाथ का यह हाल था कि उसने बेजारी और लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी थी। ना जाने उसके जहन में कौन सी बात आ गई थी कि उसने करमचंद और दावर के मामलात में दिलचस्पी लेनी ही तर्क कर दी। वो दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता। दावर ने उसकी जहनी तब्दीली पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके अपने मसाइल ही कम नहीं थे, लेकिन रघुनाथ के रवैये से उसे यह अंदाजा हो गया था कि उसे अब अपनी जंग खुद ही लड़ना होगी। 2 दिन बाद अखबार की खबर के जरिए उन्हें मालूम हुआ कि एक सूबाई वजीर पूना आने वाला है। अखबार में उस वजीर का पूरा प्रोग्राम दर्ज था और ये भी लिखा था कि शहर का मेयर भाटिया वजीर को अपने साथ उपदेश भवन तक ले जाएगा, जहां वजीर को एक सुपर स्टोर का इफ्तिताह करना था। इस खबर ने दावर के लिए अमल की एक राह मुंतखब कर दी। उसने इसी मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला कर लिया। हालांकि ये खतरनाक इरादा था, लेकिन दावर पर धुन सवार थी और अब्दुल जानता था कि उसका बॉस जो फैसला कर ले उस पर किसी पहाड़ की तरह जम जाता है। उसे रास्ते से हटाया नहीं जा सकता।